आज मैं बहुत दुखी मन से आपके सामने आया हूं। मन बेचैन है। दोस्तों, कल्पना करिए एक 17 साल की मासूम लड़की की। वो नीट की तैयारी कर रही थी, डॉक्टर बनने के सपने देख रही थी। अचानक उसकी जिंदगी एक दर्दनाक मौत में बदल गई। और सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात यह है कि पुलिस की शुरुआती लापरवाही ने न्याय की सारी उम्मीदें भी छीन ली। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के केस की बात नहीं करूंगा। मैं उस पूरे सिस्टम की कड़वी सच्चाई बताऊंगा जो हर बार पीड़ित परिवारों को तोड़ देता है। नमस्कार, मैं अमित कुमार, न्यूज पिकल में आपका स्वागत है। क्राइम रिपोर्टर के तौर पर मैंने सैकड़ों ऐसे केसेस कवर किए हैं। मैंने माँ बाप की आंखों में आंसू देखे हैं। मैंने देखा है कि न्याय की जगह उन्हें सिर्फ निराशा मिलती है। हमारा पुलिस प्रशासन इतनी संवेदनहीन क्यों है? क्यों हर बार शुरुआती जांच में लापरवाही होती है? क्यों सबूत मिट जाते हैं और क्यों अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं? नोएडा का आरुषि तलवार मर्डर केस याद है ना? आज भी वो मासूम की चीखें कानों में गूंजती हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं बता पाया कि किसने उसका कत्ल किया। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का केस भी आज भी अनसुलझा पड़ा है। लोग कहते हैं कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए किसी को पकड़ा गया, पर असली कहानी अब तक छिपी हुई है। सीना बोरा केस की सच्चाई आज भी अंधेरे में है। जेसिका लाल का केस हम सब ने देखा। नीतीश कटारा केस में 2002 से परिवार लड़ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक दोषी को फिर रिहा कर दिया। निर्भया केस ने तो पूरे देश को हिला दिया था, लेकिन आज पटना में ये छात्रा का केस देखिए। वही पुरानी लापरवाही, वही दर्द दोहराया जा रहा है। घटना होते ही पुलिस मामले को आत्महत्या बताती है। सबूतों को इकट्ठा करने की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। शुरुआत में ही केस को इस प्रकार से मिसहैंडल की जाती है कि सबूत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बाद में सीबीआई जैसी कोई भी एजेंसी के बस में भी केस की जांच करना लगभग असंभव हो जाता है। क्राइम का मोटिव तक पता नहीं चल पाता है। आरुषि केस में भी पहले नौकर हेमराज को दोषी बताया गया, फिर उसकी लाश मिली, फिर कहानी बदल गई। पुलिस ने कई थ्योरी गढ़ी, आखिरकार माता पिता को ही जेल भेज दिया गया, लेकिन 2017 में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। मैं उन केसों की बात कर रहा हूं जहां सोशल मीडिया और मीडिया ने जमकर शोर मचाया, पूरे देश ने ध्यान दिया, फिर भी न्याय नहीं मिला। अब सोचिए उन हजारों केसों के बारे में जहां मीडिया की नजर नहीं पड़ती, जहां पीड़ित परिवारों को न्याय कैसे मिलता होगा। वो माँ बाप जो थानों के चक्कर काट काट कर थक जाते हैं, उनकी पुकार कौन सुनता है? दोस्तों, मैं ये मानता हूं जब तक पुलिस ऐसी लापरवाही करती रहेगी, अपराधी हंसते रहेंगे। उन्हें पता है कि सिस्टम उन्हें बचा लेगा। ये सिर्फ केस नहीं है, ये टूटे हुए परिवार हैं, ये खोए हुए सपने हैं, ये मां की गोद में छाए खालीपन है। दोस्तों, अब सुनिए पटना के दिल दहला देने वाले केस की पूरी कहानी। ये कहानी सोशल मीडिया और मीडिया में छाई हुई है। एक 17 साल की मासूम लड़की जहानाबाद से पटना आई थी। वो नीट की तैयारी कर रही थी। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। 5 जनवरी को शाम को वो छुट्टी से वापस हॉस्टल पहुंची। रात 9 बजे माँ बाप से फोन पर बात हुई। उसने कहा, माँ सब ठीक है, चिंता मत करना। लेकिन अगले दिन 6 जनवरी को शाम में एक अनजान फोन आया। किसी ने कहा, आपकी बेटी की तबीयत खराब है, वो डॉक्टर सहजानंद हॉस्पिटल में भर्ती है। परिवार का दिल थम गया। आखिर क्या हुआ बेटी को? परिवार ने पटना में अपने किसी रिश्तेदार को इस बात की सूचना दी।
रिश्तेदार तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। लड़की बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने उसे सेंट्रल हॉस्पिटल में रेफर किया, लेकिन हॉस्टल की केयरटेकर नीतू उसे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ले गई। रात 8 बजे परिवार पहुंचा। आंखों में आंसू थे, दिल में डर था। एक महिला सब इंस्पेक्टर मिली। उन्होंने कहा, कुछ शक हो तो फोन करना। लेकिन क्या फायदा हुआ। 7 जनवरी को पूरे दिन वो मासूम बेहोश रही। डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे थे। रिश्तेदार हॉस्टल गया। कमरा बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने सबूत मिटा दिए हों। छात्राएं डरी हुई थीं। एक लड़की ने फोन पर फुसफुसा कर बताया, कल रात 10 बजे तक वो ठीक थी। वार्डन आंटी सीसीटीवी चेक कर रही हैं। 8 जनवरी को शाम में डॉक्टर ने बताया, उसके साथ फिजिकली गलत हुआ है। चोट के निशान हैं, ब्लीडिंग हुई है। लड़की को होश आया। मां से लिपटकर रोने लगी। बोली, मां मेरे साथ गलत हुआ है। वो पल दिल चीर देने वाला था। 9 जनवरी को पुलिस आई। थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने बयान लिया। शाम को हॉस्टल मालकिन नीलम अग्रवाल आई। ठंडे लहजे में बोली, केस वापस ले लो, हॉस्टल बदनाम हो जाएगा। परिवार चीख उठा, झगड़ा हुआ। रोशनी कुमारी आई। उनकी भी नीलम से बहस हुई। एक महिला कांस्टेबल ने नीलम को थप्पड़ मारा, फिर उसे थाने ले गई, लेकिन रात को छोड़ दिया गया। क्यों? 10 जनवरी को परिवार लड़की को मेदांता ले जाना चाहता था, लेकिन प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश ने रोका। वहां धक्का मुक्की भी हुई। आखिरकार परिवार लड़की को मेदांता ले गए। वहां डॉक्टर ने कहा, बचने का सिर्फ 1% चांस है। 11 जनवरी दोपहर 12:34 पर वो हमेशा के लिए चली गई। 12 जनवरी को पीएमसीएच में पोस्टमार्टम हुआ। एक डॉक्टर ने दबी जुबान से परिवार को बताया, हुआ है, शरीर मत जलाना। लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया। पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार किए मामले को सुसाइड बता दिया। सवाल है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया गया? पुलिस को इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 12 जख्म मिले के साफ संकेत थे। इस बीच मीडिया एवं सोशल मीडिया में इस केस की भरपूर चर्चा होने लगी। सरकार पर दबाव बना और एसआईटी का गठन कर सीनियर अधिकारियों के निर्देशन में जांच के आदेश दिए गए। दोस्तों, कई सवाल हैं। हॉस्पिटल में पूरे वक्त हॉस्टल ओनर मनीष रंजन के गार्ड परिवार के पीछे साये की तरह क्यों चिपके रहे? एएसपी या एसएसपी या कोई अन्य सीनियर अधिकारी कभी घटनास्थल पर क्यों नहीं आए? एक एसआई के भरोसे केस को क्यों छोड़ दिया गया? पुलिस हॉस्टल चलाने वालों की बात पर क्यों यकीन करने लगी? ये लापरवाही नहीं है, ये परिवारों का कत्ल है। ये एक मां की बेटी का अंतिम रोना था जो कभी नहीं सुना गया। अब उन राक्षसों की बात करते हैं जिन्होंने ये दर्द दिया। हॉस्टल की मालकिन नीलम अग्रवाल हैं। उनके पति शंभू अग्रवाल गुजर चुके हैं। 2 बेटे हैं, श्रवण और अंशु। नीलम पर आरोप है कि उसने केस को वापस लेने का दबाव बनाया, लेकिन असली सस्पेक्ट बिल्डिंग का ओनर मनीष रंजन है। वो हॉस्टल बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लैट में परिवार के साथ रहता है। सोशल मीडिया पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने चीख चीख कर कहा, मनीष सालों से पटना में रैकेट चला रहा है। उसकी प्रॉपर्टी अचानक करोड़ों में पहुंच गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीष चंद्रवंशी उर्फ मनीष रंजन कुछ ही सालों में हैरान कर देने वाली संपत्ति खड़ी कर ली। 15,000 रुपये प्रति महीने की नौकरी करने वाला मनीष आज पटना और जहानाबाद में करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक है। सवाल संपत्ति का नहीं बल्कि सिस्टम का है।
जिसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इतने कम समय में कोई इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर सकता है। मनीष मूल रूप से जहानाबाद का रहने वाला है और 2020 में ही पटना आया। निजी अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नौकरी शुरू की। हर महीने वेतन मिलता था केवल 15,000 रुपया। कोई बड़ा व्यापार नहीं, कोई पैतृक संपत्ति नहीं, आमदनी और हैसियत दोनों सीमित। कुछ सालों में करोड़ों की संपत्ति कैसे खड़ी की। कोरोना के दौरान उसने ऑक्सीजन सप्लाई एजेंसी खड़ी की। यहीं से आमदनी में उछाल आया। अब जांच में यह भी पता चल रहा है कि हॉस्टल की जमीन भी विवादित है। जमीन और संपत्ति कहीं बेनामी लेन देन का नतीजा तो नहीं है। केयर टेकर नीतू और चंचला कहां गायब हैं? नीलम और उसके बेटे कहां हैं? कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया। डॉक्टर सहजानंद हॉस्पिटल में लड़की को कौन ले गया? प्रभात मेमोरियल में बेहोश लड़की को किसने एडमिट कराया? अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मनीष का गार्ड वहां हॉस्पिटल में क्यों था? छात्रा को एम्स या पीएमसीएच क्यों नहीं ले जाया गया? परिवार कह रहा है कि उन्हें केस क्लोज करने के लिए 15 लाख रुपए का ऑफर मिला। पुलिस ने मनीष रंजन को गिरफ्तार किया है, लेकिन क्या सच सामने आएगा? अब इन पुराने दिल चीरने वाले केसों से तुलना कीजिए, जहां शुरुआती लापरवाही ने न्याय को मार डाला। निठारी केस 2005-2006 में नोएडा के निठारी गांव में दर्जनों बच्चे बच्चियां गायब हो गए। परिवार थानों के चक्कर काटते रहे। पुलिस ने महीनों अनदेखी की। आखिरकार पंधेर के घर के बगल के नाले से 19 कंकाल बरामद हुए। मुनिंदर सिंह पंधेर और सुरिंदर कोहली गिरफ्तार हुए। सीबीआई ने जांच की। 2009 में फांसी की सजा सुनाई, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 2023 और 2025 में दोनों को बरी कर दिया। वजह, जांच बेहद घटिया थी, सबूत अविश्वसनीय थे, कबूलनामा टॉर्चर से लिया गया था, मेडिकल जांच नहीं हुई। कोर्ट ने कहा लापरवाही ने असली अपराधी को बचने का रास्ता दे दिया। परिवार आज भी रोते हैं, पूछते हैं हमारे बच्चों की जान किसने ली? जवाब में सन्नाटा है। आरुषि तलवार केस 2008 में 14 साल की मासूम का गला कटा मिला। नौकर हेमराज भी मरा। पुलिस ने पहले हेमराज को दोषी ठहराया, फिर उसकी लाश मिली। सीबीआई जांच हुई, सबूत टैंपर हुए। 2013 में माता पिता को उम्र कैद हुई, लेकिन 2017 में हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कमजोर था। आज तक केस अनसुलझा है। परिवार की वो रातें आज भी नींद हराम करती हैं। जेसिका लाल केस 1999 में मनु शर्मा ने गोली मारी। ट्रायल कोर्ट ने 2006 में बरी कर दिया। गवाह होस्टाइल हो गए। पुलिस ने सबूत खराब किए, लेकिन सोशल मीडिया और जनता के दबाव से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई। अगर जन दबाव ना होता तो एक्विटल ही फाइनल होता। न्याय लगभग मर चुका था। नीतीश कटारा केस 2002 में मर्डर हुआ। मुख्य आरोपी को सजा मिली, लेकिन को कन्विक्ट सुखदेव यादव को सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में रिहा कर दिया। जांच में गैप्स थे। शुरुआती लापरवाही ने केस कमजोर किया। ये सारे केस चीख चीख कर कहते हैं, शुरुआत में पुलिस ने लापरवाही की तो अपराधी बच जाते हैं। पटना का केस भी उसी राह पर है। सबूत मिट चुके हैं, देरी हुई, धमकियां दी गई, न्याय की उम्मीद अब बहुत कम है। सिर्फ दर्द बाकी रह गया है, वो दर्द जो कभी ठीक नहीं होता। इस दर्द ने बिहार की राजनीति को हिला दिया है। तेजस्वी यादव ने भी गरज कर कहा, विधि व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। एनडीए सरकार अपराधियों का हथियार बन गई है। सम्राट चौधरी नए गृह मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा, अपराधी या तो देश छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। योगी मॉडल लाएंगे, लेकिन महिलाओं के दर्द को कब समझेंगे? एसआईटी बन गई है। आईजी जितेंद्र राणा
और एसपी कार्तिकेय शर्मा ने हॉस्टल की तलाशी ली। जीतन राम मांझी ने कहा, यह मानवता पर कलंक है, न्याय होगा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सख्त आदेश दिया, कोई नहीं बचेगा। जन सुराज के प्रशांत किशोर ने एसएसपी से कहा, थाने का रवैया बदलो। लेकिन ये पॉलिटिकल बयान और वादे से क्या होगा? पुराने केस देखिए, आखिर में न्याय नहीं मिलता। पटना केस में भी शुरुआती लापरवाही ने सब कुछ खो दिया, उम्मीद टूट चुकी है। लोकतंत्र में हमारी सरकारों से बहुत अपेक्षाएं हैं, वे सिस्टम ठीक करें, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी है। अपराधी हंसते रहते हैं, पीड़ित रोते रहते हैं। दोस्तों, पटना में हजारों लड़कियां पढ़ाई करती हैं। ऐसे हॉस्टल मौत के जाल की तरफ फैल रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। पुलिस को जवाबदेह बनाना होगा। महिलाओं की चीखें सुननी होगी। अगर आपको भी इस वारदात की कहानी सुनकर दर्द हो रहा है, अगर आपको भी न्याय चाहिए, तो आवाज उठाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो उन मासूमों के नाम है जिनकी चीखें दब गई। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हमें मिलकर ऐसा समाज बनाना है जहां बेटियां महफूज हों, बेखौफ होकर जिंदगी जिएं, अपने सपनों को उड़ान दें। जय हिंद।